अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सब लोगों का? आई एम श्योर एंड आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अकबर भी मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरा नाम है मोहम्मद अकबर बाजवा हमारे साथ मौजूद है। कल हमें मौका नहीं मिला जिस पर मैं बात करना चाह रही थी, बड़ी शिद्दत से बड़े दिल से बात करना चाह रही थी, तो उसका हमें कल मौका नहीं मिला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सेनेट इलेक्शन से मुतालिक फैसला आ गया था। PSL और लाहौर कलंदर्स ने अच्छा, मतलब एक दिन गुजर गया उसके बावजूद अभी आज तक उस ट्रांस के अंदर हूँ और ना मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ना ये आई होप कि वो ये अपनी फॉर्म बरकरार रखें। लेकिन 9 बॉल्स में उन्होंने 31 रन मारा है वीसा ने, तो मतलब नहीं, फखर जमान भी आउटस्टैंडिंग थे, फखर जमान ने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन जबरदस्त। आखिर में आके जो वीसा से जो ये नजर आ रहा था ना, काफी नेल बाइटिंग हो गया था मुकाबला कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो कल हुआ ये बड़ा तश्वीशनाक है। अच्छा, कल जो हुआ है वो एग्जैक्टली बड़ा तश्वीशनाक है। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर में जो कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, बाकियों के तो क्लियर आ गए हैं टेस्ट। चलें, लेट्स होप, क्योंकि कुछ दिन तक तो सिम्टम्स वैसे शो नहीं होते, ये ना हो कि दोबारा खुदा न खास्ता मैचेस रोकने पड़ जाएं। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ मुझे ये लग रहा है आयशा कि सरफराज बहुत ज्यादा प्रेशर में है। सरफराज को प्रेशर में होना भी चाहिए, एक भी मैच अभी तक जीत नहीं पाए हैं। इसी वजह से मेरा ख्याल है जीत नहीं पाया, क्योंकि वो वैसे बाकी जो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट चल रही है उसमें आपको याद होगा हाफिज के साथ उनकी 10 और फिर अभी जो रिजवान बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, तो एक ज़हन पे सवार होते हैं ना कि यार मैं उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था नेशनल टीम के लिए। अच्छा, आप प्रेशर मुझे लगता है शायद लेके वो कोटा ग्लैडिएटर्स को इस वक्त तो फिर आपके अंदर ये क्वालिटी तो होनी चाहिए ना कि प्रेशर को आप अच्छे से हैंडल कर सके। अब बहरहाल वो चीज़ नजर नहीं आ रही है। अपने टॉपिक्स की जानिब आ जाते हैं। लाहौर के अंदर से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अपने टॉपिक्स की जानिब आ जाते हैं। सेनेट इलेक्शंस की हम आज बात करेंगे। एक दिन बाकी रह गया। एक तो आज ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया उसमें उन्होंने एक तो ये कहा कि शफाफियत को यकीनी बनाया, इलेक्शन कमीशन वोट खुफिया ही होगा, रायशुमारी खुफिया ही होगी, लेकिन एट द सेम टाइम हतमी खुफिया नहीं रह सकता, इसके लिए कोई इकदाम करें। आज वो दिन है जिस दिन ये सब कुछ होना है। लेट्स सी एक दिन में किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वज़ीर मिले भी हैं जाकर इलेक्शन कमीशन हुकाम से, और मतलब उन्होंने बताया नहीं है कि फैसला क्या किया इलेक्शन कमीशन ने कि वो जो बैलेट पेपर होंगे वो आइडेंटिफाइबल होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल आज मेरे ख्याल से फाइनल हो जाएगा कि होंगे। अभी थोड़ी देर पहले आयशा ये शायद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये तजाद है, ये तो डिटेल फैसला आएगा तो समझ आएगी, लेकिन ये किस किस्म की बात है कि एक जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये खुफिया रायशुमारी होनी चाहिए और दूसरी जगह पे वो कह रहे हैं कि ये हतमी खुफिया नहीं रह सकता, तो आज इसके लिए कोई जो इंतजाम वगैरह होना चाहिए। मैं ये कल भी देख रही थी जब हम ट्रांसमिशन भी कर रहे थे कि हर इंसान, हर कानूनी माहिर हो या फिर पॉलिटिशियन हो, हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है इस फैसले की। हमें अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन कर रहा है, फायदे के लिए जो उसे सूट कर रहा है वो करना चाह रहा है। तफसीली और तफसीली फैसला आई डोंट नो अब देखते हैं कब तक आता है। अगर वो सेनेट इलेक्शन के बाद आएगा तो फिर ये सवाल है कि ये वाला इलेक्शन किस तरह से होगा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। पंजाब का तो हो गया हुआ है, सेंटर में सिर्फ एक बड़ा मुकाबला है यूसुफ रजा गिलानी का हाफिज से का, उसके अलावा बलूचिस्तान और केपी के कभी भी सिंपल नहीं हुए इलेक्शंस उतने। इस दफा अच्छा वैसे मजे की बात ये है की जा रही है, बातचीत चल रही है। पीपल्स पार्टी ने वैसे बहुत स्मार्टली प्ले किया है, उनके पास अच्छी खासी 2/3 मेजॉरिटी थी सिंध में, उन्होंने पूरी जितनी 11 सीटें थी 11 के 11 कैंडिडेट्स खड़े कर दिए और वो कुछ सीटें पहले ही अनअपोज्ड जीत गए और बाकियों पे मुकाबला चलेगा। लेकिन केपी में अच्छे खासे 50+ आई गेस वहाँ पे सेनेटर्स आए हैं और उधर कुछ मसले मसाइल लग रहे हैं, तो केपी की पहले बात कर लेते हैं। केपी की बात कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सेनेट इलेक्शन में एक दिन बाकी रह गया है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से डेफिनेटली ये दावे किए जाने हैं और कर रहे हैं वो कि हम ही जीतेंगे। दोनों जानिब से अरकान असम्बली को मनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। और आपने ये देखा अकबर, जिस वक्त भी कोई कानून साजी करनी हो, कुछ पार्लियामेंट में इत्तेहादियों की ज़रूरत हो, फौरी तौर पर अपने नाराज़ अरकान को, बागी अरकान को, इत्तेहादियों को, सबको मनाने की दौड़े जो है वो लग जाती हैं। वज़ीर आज़म भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कल से, और वज़ीर आज़म ने कल दिन भर अरकान असम्बली से मुलाकात की है और आज अरकान को ज़ोहराने पर भी बुला लिया है। इलेक्शन जीतने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से जो मेल मुलाकातें हैं उनका सिलसिला तो जारी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जमान कामरान बंगश साहब ने कल बड़ा अहम बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि उनके कुछ अरकान को पैसों की ऑफर की गई है, जैसे पिछले इलेक्शंस में की गई और उसकी वीडियो सामने आई थी। वैसे आप जहांगीर तरीन को मिस कर रही हैं इस इलेक्शंस में पीटीआई के लिए, और ये जितनी जगह पे वैसे मामला चल रहे हैं, फिर अगेन आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये पीटीआई के काफी सारे चल रहे हैं, क्योंकि ना एट द एंड वो कैसे जो कहते थे कि जनाब हम तो आ रहे हैं सिर्फ सियासत के लिए, तब्दीली के लिए, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को फिर अपना भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कामरान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। आप ये बताइएगा कि कल आपने ये बयान दिया था कि सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई के कुछ अरकान को पैसों की ऑफर की गई है, जैसे पिछली दफा की गई थी, तो इन अरकान ने खुद पार्टी को आगाह किया है या आपको अपने तौर पर पता चला है हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आपको और आपके व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम। ये अब कोई डकी छुपी बात तो है नहीं कि सेनेट इलेक्शंस में पैसों की रेल पेल होती है,
मुंतखब नुमाइंदगान का जुम्मा बाज़ार लगता है, अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला जाता है। तो इसी तनाजुर में आपने देखा कि 2018 में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्शन लिया कि जिन MPAs ने, जिन लोगों ने पार्टी टिकट के ऊपर आकर उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया और हमने उनको निकाल दिया। दूसरी जानिब से आप इखलाकी गिरावट का ये मायार देखें कि 4 MPAs पे 2018 में 2 सेनेटर्स मुंतखब हुए और वो दिन रात आकर TV पे इखलाकियात का भाषण देते हैं। तो ये एक बिल्कुल नया पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान का एक इतना बड़ा तजाद है जिसके ऊपर खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी बड़ी स्ट्रगल की और हमने ये एक्शन लिया इसी वजह से कि आवाम को पता चले। लेकिन ये सिर्फ सिंगल साइड से नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये हर पार्टी में आप देख लें कि ख़रीदो फ़रोख्त का एक पूरा जुम्मा बाज़ार लगता है। इस इलेक्शंस में भी जो अभी कल होने वाले हैं इंशाल्लाह, इसमें भी अपोजिशन ने अपनी रीत को, अपनी तारीख़ को बरकरार रखा। उन्होंने पैसों के तेले खोले, बैग्स खोले और मुंतखब नुमाइंदगान को ख़रीदने की कोशिशें शुरू कर दी। अब हमारे कुछ MPAs के साथ उनका रब्ता हुआ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बाज़मीर MPAs भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा एक रिफाइनमेंट का प्रोसेस है हमारी पार्टी में कि अच्छे लोग बताया आपको या इंफॉर्मेशन आपको खुद मिल गई है या आपके MPAs ने बता दिया कि हमें पैसों की ऑफर हुई है? हाँ जी अकबर, मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर कर रहा था, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उन्होंने हमें खुद रब्ता किया। जब उनके साथ रब्ता हुआ, कुछ के साथ फ़ोन पे रब्ता हुआ, कुछ के घर गए और उन्होंने हमें खुद रिपोर्ट किया। पार्टी लीडरशिप को रिपोर्ट आ गई है और अब उसके ऊपर हम अपने अगले लाए अमल का आपको बहुत जल्द बताएंगे। बड़ी अच्छी बात है ये। अच्छा कामरान साहब, ये बताइएगा कुछ शेयर करेंगे कि उनके नाम क्या थे और कितने अरकान को ऑफ़र हुई और किसने ऑफ़र की, कितने पैसे ऑफ़र किए? देखें ये मेरे ख्याल से कबल अज़ वक्त है, हमारी अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ इस हवाले से रब्ता है। कुछ हमारी ऐसी रिवायात भी हैं, लेकिन मैं ये आपको अश्योर कर रहा हूँ कि जो लोग इन मामलात में मुलव्वस हैं उनको हम बहुत जल्द बेनकाब करेंगे, उनको सामने लेकर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ़ है। सिर्फ पार्टी लीडरशिप की जानिब से इतना है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड रखें। बाकी हमारे पास उनके सबूत भी हैं, कुछ के जो राब्ते हुए हैं उनकी डिटेल्स भी हमारे पास मौजूद है। तो सर हुकूमत ने जो खैबर पख्तूनख्वा से बिला मुकाबला इंतखाबात के लिए ऑफ़र की अपोजिशन को कुछ सीट्स की, उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया है? अपोजिशन का इस पर क्या जवाब आया? पंजाब में तो बड़ा एमिकेबली ये सब मामला तय हो गया। देखें अकबर, बड़ा मज़े का खेज़ अपोजिशन का रवैया है। यानी आप ज़रा ये देखें कि 3 MPAs के ऊपर एक जमात जो है वो ख़वातीन की नशिस्त पे खड़ी हो रही है, एक जो है वो 6 MPAs के ऊपर जनरल नशिस्त पे, एक जो है वो 5 MPAs के ऊपर टेक्नोक्रेट पे, एक जो है 12 MPAs और 15 MPAs। तो ये इनका आपस में इतना बेरब्त है। हमने अफ़हाम व तफ़हीम की जो फ़िज़ा है वो कायम रखने के लिए इनके साथ रब्ता किया। जैसे पंजाब में हुआ, पंजाब में हमने जिसका जितना मैंडेट था, जिसका जितना जुस्सा था, उसी हिसाब से उनको हिस्सा मिला। उन्होंने इस बात को शायद कमज़ोरी समझ ली और वो अभी भी इसी गलत फहमी में है कि वो 5 अपने उम्मीदवार जितवाएंगे। मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि जो 7वां उम्मीदवार है इनका जनरल नशिस्त के ऊपर, वो भी बड़ा मुश्किल से जीतेगा इंशाल्लाह ओपोजिशन का। और टेक्नोक्रेट वुमेन के ऊपर तो ये इंशाल्लाह सोचे भी मत। हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, हमारी 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा है और इनके लोग हमारे साथ वॉलंटरीली राब्ते में। हमारे पास हमने उनको कोई ऑफ़र नहीं की, ना हमारा कोई इस तरह का इरादा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनकी तरफ से जो राब्ते हो रहे हैं तो बहुत बड़ा सेटबैक आएगा तो अपोजिशन को आएगा। और फिर ये कल को आप देखेंगे कि ये कल को मीडिया पे क्या कहेंगे, कल को कैसी ये फिर बढ़के मारेंगे, रोना पीटना इनका होगा। तो इन्होंने शायद हमारी जो ऑफ़र है उसको गलत फहमी में। बिल्कुल यही मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि उन्होंने जवाब क्या दिया जब आपने रब्ता किया उनसे कि पेशकश करते हैं 2 नशिस्तों के लिए जनरल, तो उनका क्या जवाब था और किया क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रब्ता? ये बेहतर नहीं हो जाता अगर सारे ही आपके सेनेटर बन जाएंगे तो? देखें एक हमारी सूबे की पार्लिमानी रिवायात हैं, एक हमारी पख्तूनों की अपनी रिवायात हैं। हम जरगे के थ्रू हम अफ़हाम व तफ़हीम से ज़्यादातर मसाइल हल करते हैं। हमने 2.5 से 3 साल अपोजिशन को यहाँ पे चलाया। इनके
मुट्ठी भर मेंबर्स हैं, हमने फिर भी इनके मैंडेट का एहतराम किया। हमने इनको असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर इनके मैंडेट को हमने तस्लीम किया। हमने उसी फ़िज़ा को कंटिन्यू रखने के लिए पार्टी लीडरशिप की तरफ से भी ये इंस्ट्रक्शंस थी कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का लेबल लगता है, बाद में इज़्ज़त वाले, इंटेग्रिटी वाले मेंबरान के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं, ये बातें फिर से ना आए, पख्तूनख्वा से कम ये बातें ना। अच्छा, इस वजह से हमने बात की कि अदरवाइज 2/3 से भी ज़्यादा है आपके पास कामरान भाई, और 144 के ऐवान में 100 से ज़्यादा आपके MPAs हैं। उसके बावजूद अभी क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आतिफ खान साहब को दोबारा इन करना पड़ा सेनेट इलेक्शंस पे? परवेज़ खटक साहब ऐसे कहीं नज़र नहीं आ रहे, जितने मुशावरती इजलास सेनेट के हवाले से वज़ीर आज़म के हो रहे हैं, वो कहाँ पर गायब हुए हैं? क्या ये वजह है जो अभी बाई इलेक्शन आ रही है नौशहरा में PTI, या फिर जो बयान दिया था उन्होंने पहले? जी, परवेज़ खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ हैं, वो सारी इस पूरे प्रोसेस को वो ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारी पूरी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है। जो हमारे छोटे मोटे इख्तिलाफात थे जो होते हैं बड़ी पार्टियों में, वो भी रिजॉल्व हो गए हैं। इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद उसमें इंटरवीन किया है और अब इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। एक आध मेंबर की जो बात थी वो भी, ये आपको पता है बड़ी जमातों में ये छोटे मोटे इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन एक हमारी MPA की मैं ज़रा स्पेशली वो बता देना चाहता हूँ कि उनके बयान को जो है बड़ा तोड़ मरोड़ कर, लेकिन उन्होंने फिर क्लैरिफिकेशन कर दी कि जी ये मेरी अपनी जमात है, मेरे इख्तिलाफात हो सकते हैं, ये जमहूरी रवैये हैं, लेकिन किसी सूरत ना मेरा वोट कहीं जाएगा ना मेरा नज़रिया कहीं जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से हमारी पार्टी की एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रिवायत है और इसको हम जारी और सारी रखें। तो आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी जमातों में छोटे छोटे इख्तिलाफात होते रहते। कामरान बंगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है और वहाँ से कौन कौन बन सकता है सेनेटर, वो तो कह रहे हैं इसी तरह की सूरत है बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान में भी है, लेकिन उधर उन्होंने वो जो फार्मूला है ना जो पंजाब में लागू है वो लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चला नहीं है वहाँ पर। तो इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं चला है, अपोजिशन के साथ मामला किस तरह से चल रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत शाहबानी साहब, तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में सेनेट के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए हुकूमत ने अपोजिशन को 4 नशिस्तों की पेशकश की थी, जिसे अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। ये किस फार्मूले के तहत की गई थी पेशकश? देखिए, फार्मूला एक ही है कि ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर किया जाए और इसी फार्मूला को इंटैक्ट रखने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए ओपन बैलेट के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट बिल भी टेबल किया। बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी गए, एक ऑर्डिनेंस भी आया सिलसिले में। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ज़बरदस्त ख्वाहिश रही कि हॉर्स ट्रेडिंग को डिस्करेज करने के लिए मुख्तलिफ मेकानिज़म की तरफ देखा जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद तो हमें यही बेहतर लगा कि जैसे पंजाब में जितने भी उनकी नशिस्तें उनको अनअपोज डिक्लेयर किया गया है अपोजिशन और गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के दरमियान, और पास्ट में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज में अनअपोज इलेक्शन होते रहे। तो अब भी फार्मूला हमारा जो है वो गुड विल जेस्चर है, ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करना है। और इसी सिलसिले में हमारा जो ऑफर है, जो हमारे जो इंटेंशन है, एक क्लियर इंटेंशन साफ शफाफ इंतखाबात कंडक्ट करने के लिए, इस सिलसिले में हमने अपोजिशन के जो हमारे दोस्त हैं हमने उनको एक पेशकश की है। शाहबानी साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमातें आप लोग मिलकर बलूचिस्तान से कितनी सीट्स पे मुंतखब होने के लिए पुरुमीद है? आपको क्या लग रहा है, क्या आपका स्कोर होगा एट द एंड ऑफ द डे? देखिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और हमारे जितने भी कोलिशन पार्टनर्स हैं, मजमूई तौर पे हम 2/3 मेजॉरिटी जो है बलूचिस्तान असम्बली में इंजॉय कर रहे हैं। और इस तादाद की बुनियाद पे 8 से 9 नशिस्तें हासिल करने के लिए हम कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। और हमारे पास चूँकि अददी बरतरी में हासिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपने वाहिद कैंडिडेट को बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हक में विड्रॉ कराया। तो वो जो नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 7 नशिस्तें हैं, वो भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे इस वक्त साथ हैं, हमारे डिस्पोजेबल पे हैं। और जो भी इख्तियार दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी को कि जिस तरह वो फैसला करें कोलिशन को बेहतर आगे बढ़ाने के सिलसिले में और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नशिस्तें हासिल करने के लिए, मैक्सिमम मेजॉरिटी स्कोर करने के लिए, ये एक हमारी स्ट्रैटेजी है कि जिस पे कोलिशन पार्टनर जो है वो मिल के
हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सही। अच्छा लियाकत साहब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ऐसे सूबे जहां पर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन जीतेगा, तो आपको क्या लगता है कि कोई इम्कान है कि कोई अपसेट भी हो सकता है यहाँ पर? देखिए, ट्रेजरी बेंचेस की हद तक अपसेट का इम्कान हमें इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा कि ये जो अपसेट का सिलसिला है जो ऑर्स ट्रेडिंग के साथ, पैसों के लेन देन के साथ, ज़मीर फरोशी के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहता है, इस सिलसिले का आगाज़ हमेशा होता है जब आप तजवीज़ तायद कुनिंदा का जो मरला शुरू हो जाता है। कैंडिडेट जो है फर्स्ट स्टेप में ही सेकेंडर और प्रोपोजर जो MPAs या कौमी असम्बली की सूरत में MNAs को वो पैसे देते रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है हमने इनिशियली इसको बिल्कुल कर्ब किया। सिर्फ उसी कैंडिडेट को हमारे MPAs ने तजवीज़ तायद किया जिसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, कोलिशन पार्टनर्स ने, उन्होंने टिकट अलॉट किया। इस डिसिप्लिन से कोई एक शख्स भी बाहर नहीं निकला। इट मीन्स कि इस प्रैक्टिस को हमने कर्ब किया है। अब जब उस लेवल पे कोई अपसेट नजर नहीं आया तो हमारी सफ़ों में अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल मुतमईन हैं कि हमारी सफ़ों में कोई अपसेट नहीं है। कर्ब तो सर आपने किया है, लेकिन पैसे की बोरियां इस्तेमाल करने की बातें बलूचिस्तान में होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद कर चुके हैं। तो वोटों की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक कोई मालूमात हुकूमत के इल्म में आई है क्या? कोई जो स्टोरी है वो इस वक्त तक, अब तक बलूचिस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर रही और इंशाल्लाह ट्रेजरी बेंचेस के हद तक मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूं और यकीन दिला रहा हूं कि इस तरह परसों जो है 5 बजे तक भी ऐसी कोई स्टोरी इंशाल्लाह हमारे सामने नहीं आएगी। और अगर बिलफर्ज कोई ऐसा शख्स जो है इस तरह किसी स्टेगमेटिक एक्सरसाइज में धर लिया जाता है या किसी पे हमें शक होता है या बाद में जाके कोई आइडेंटिफाई हो जाता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह डायरेक्शन दिया है कि पार्टी लीडर की ख्वाहिश पे या इलेक्शन कमीशन अज खुद किसी पे अगर उसको शक हो तो वो जो वोट है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रेस किया जा सकता है। तो उस सूरत में अगर कोई ऐसा अपसेट हो जाता है, कोई ऐसा शख्स जो है इस तरह स्टैग्मेटिक प्रैक्टिस में पाया जाता है, दर लिया जाता है, तो फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा और मुकम्मल इंज़बाती कार्रवाई भी होगी। ठीक है लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और बलूचिस्तान में जो सेनेट का इंतखाब होना है उस सिलसिले में अपोजिशन के साथ क्या बातचीत की जा रही है उस बारे में उन्होंने हमें आगाह किया है। अपोजिशन के साथ बातचीत, मुझे ना इस चीज़ के ऊपर एक बात मैं सोचती हूँ कि इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो अपोजिशन से बात को कहा जाता है जमहूरियत है, बातचीत चलती रहती है। वैसे जलसे हों या कोई इनकी लड़ाई चल रही हो तो कहते हैं कि हमने बात नहीं करनी है बिल्कुल भी, जैसे वज़ीर आज़म कहते हैं कि बिल्कुल बात नहीं होगी। परवेज इलाही ने एग्जैक्टली जहां पे अपने मफाद आते हैं, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को फोन कर दिया, शुजात साहब ने, और कितने अच्छा ये वही जमाते हैं जो बाकी KP में, बलूचिस्तान में टू वन एक्सटेंट नजर आता है, और फिर सिंध में आमने सामने और इवन सेंटर में भी आमने। अच्छा वहां पे नहीं इनकी वो उस तरह की मामलात नजर आ रहे जो, अच्छा ऐसा लगता है जैसे KP और बलूचिस्तान किसी और कुराए अर्ज पे हैं, पंजाब किसी और दुनिया पे है। सही बात है। और सिंध की तो बात ही छोड़ दीजिए ना, मतलब वहां से जो खबरें आती है ना, बंदा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई पूरे मुल्क में क्या चल रहा है और आपके यहाँ पे क्या चल रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि उनके कुछ जो अरकान असम्बली हैं उनको अगवा कर लिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और तहरीक इंसाफ सिंध से नाराज अरकान असम्बली का कहना है कि वो तो अपने घर में बैठे हैं, उन्हें कौन अगवा करे। कमाल है वैसे, अच्छी खबर है, खूबसूरत खबर है वैसे। इस पे बात कर लेते हैं। चले PTI के रुकन असम्बली करीम बख्श गबोल साहब जिनके बारे में कहा गया है अगवा हो गए थे ना, वो हमारे साथ हैं। गबोल साहब कहाँ पे इस वक्त आप, क्या बाकी अगवा हो चुके हैं आप पीपल्स पार्टी के हाथों? यार ये क्या जो है वो माजरा लगा के बैठे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और मैं अपने घर पे ही था और मुझे आना था हैदराबाद, तो मेरे एक दोस्त की शादी है, मैं वहीं पर आया हूँ, मैं अपने घर पे ही था भाई। और खुर्रम भाई ने आज मैंने सुना है, मेरे घर वालों ने भी फोन किया कि वो कोई मीडिया में चला दिया कि जी करीम गबोल को किसी ने अगवा किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो मैं अगवा हुआ, ना कोई मैं बच्चा हूँ कि मुझे कोई अगवा कर सकता है, और मैं माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन हूँ, किसी में कोई इतनी दम है कि मुझे अगवा कर ले।
अच्छा करीम साहब, ये सेनेट इलेक्शन में जो आप नाराज हो गए हैं पार्टी से, इसकी वजह क्या है? कहीं वो सेनेट के जो टिकट्स दिए गए वही वजह तो नहीं है? और क्या आप अपने ही उम्मीदवार को वोट देंगे या नहीं? के अंदर जो नाराजगियां चल रही थी वो हम शुरू से ही अपने पार्टी के अंदर इन बातों को हमने रखा था। अच्छा, फिर गवर्नर साहब के यहाँ जो मीटिंग हुई है उसमें सबसे पहले फिरदौस भाई जो हमारे साबिका अपोजिशन लीडर हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने खुद गवर्नर साहब के सामने अलग ऐलान किया था कि जी मैं जो हमारे कैंडिडेट आए हैं हम इस तरह के कैंडिडेटों को वोट नहीं कराएंगे। हाँ, हम पार्टी को ही वोट देंगे लेकिन इस तरह के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। उस दिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए फिरदौस भाई ने कि वो चोर चक्कों को हम वोट नहीं देंगे, तो बरमला इजहार हम कर चुके हैं गवर्नर साहब के यहाँ भी। और मैं तो आपको अपनी बात तो बाद में आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले तो मैं आपको फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने हमारे 30 MPs के दरमियान गवर्नर साहब को ये खुले अल्फाजों में ये ऐसे कह दिया। सही। तो करीम साहब, पार्टी के एग्जैक्टली किस फैसले से इख्तलाफ है आपको? आप जो इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं चोरी का, उन्हें टिकट देने पर इख्तलाफ है आपको, या फिर पार्टी में आपकी बात नहीं सुनी जाती? मामला क्या है सर? उनके लिए ओपनली बातें चल रही हैं कि वो सेनेट का टिकट जो है वो पैसों पर उन्होंने खरीदी है। ठीक है जी, एक तो ये बातें चल रही हैं। तो जब तहरीक इंसाफ का एक अपना एक विजन है, एक नाम है, और हमारा मकसद ही यही है कि इंसाफी अवाम के साथ हम इंसाफ करें, अपने आप के साथ इंसाफ करें। हमारी पार्टी जो है वो पूरे पाकिस्तानी अवाम के साथ इंसाफ करे। अब अगर हमारे अंदर ही टिकटें खरीदी जाएंगी पैसों पर या इस तरह की बातें हम सुनेंगे तो फिर तो जाहिर है हमें शक व शुबात तो होंगे ना। सही। अच्छा करीम साहब, आखिरी बात बता दीजिएगा कि पार्टी ने आपसे कोई राब्ता किया है, आपको मनाने की किसी ने कोशिश की है? तो उन्होंने किया है हमसे, लेकिन कहने का मकसद है कि ये तो अगर 2.5 साल से हमारी बातों को नहीं मान रहे। आप मेरे हल्के को देखें, PS 100 सफूरा को आप देखें, जो रोड मेरे घर की तरफ आ रही है आप उस रोड पे जाकर देख लीजिए कि मेरे MNA जो दीगर जगहों में काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से ज्यादा वोट उन्होंने लिए मेरे MNA सैफुर रहमान साहब ने, वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो ये तो मैंने अपने कराची के प्रेसिडेंट खुर्रम शेख जमान भाई के फ्लोर पर 12 ये मैंने बातें रखी हैं, और कि भाई हमारे MLAs को भी समझाया जाए पार्टी की तरफ से कि जी वो क्यों जो है वो खास तौर पर मेरे हल्के के अंदर काम नहीं कराना चाह रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। करीम बख्श गबोल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आयशा, जो गम करीम भाई का है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लेजिस्लेटर्स का है। हाँ, मुझे भी फंड्स नहीं मिल रहे ये हो सकता है, लेकिन बहरहाल जो डेवलपमेंट फंड्स है खास तौर पे आगे इलेक्शंस में अपने इलेक्टोरेट को, अपने वोटर्स को क्या मुंह दिखाना जाके, कैसे जाके वोट लेना वहां से, यही तो मसले हो सकते हैं। मुझे ख्याल आता है कि ये सब मिलकर हमें पागल बना रहे। हो सकता है हो नहीं सकता, मुझे लगता है ऐसा ही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लाहौर की सड़कें जो है ना वो क्राइम से महफूज होने वाली हैं। बहुत सारी फोर्सेज आई, लेकिन अब जो फोर्स आई उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तो कमाल है ना, पत्थर बरसाएंगे। हाँ, तो एक नाम ब्रेक से ऐसे लगता है, वैसे चलें ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके बात करेंगे। वेलकम बैक जी। और अकबर, अब हमें बात करनी है कि शहर लाहौर जो है उसकी हिफाजत, क्राइम को कंट्रोल किस तरह से करना है। वैसे तो शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी जो होती है वो हुकूमत की होती है, और इस सिलसिले में कहा जाता है कि क्राइम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस सिलसिले में कई फोर्सेस, ज़रा नाम गिनना शुरू कर दें आप। एलीट फोर्स, कौमी रज़ाकार फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, उसके बाद पीरू फोर्स भी थी, आपको याद होगा, और अभी नई फोर्स जो है ना वो आ चुकी है, अबाबील फोर्स। इससे पहले कि अबाबील पे हम बात करें, ये बताएं जब भी कोई नई फोर्स आती है तो पुरानी वाली का क्या होता है? पुरानी वहीं की वही रहती हैं, बहुत सारी पीछे रिडंडेंट भी हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज़ है, डॉल्फिन खासतौर पे, अबाबील फोर्स भी जनाब बाइक्स हैं इनके पास, और अच्छा, डॉल्फिन फोर्स तो अभी भी नजर आते हैं नहीं, उनके पास बड़ी ज़बरदस्त बाइक्स हैं और सब कुछ है। इनको एज सच उतनी अच्छी और उतनी हैवी पावर्ड बाइक्स नहीं दी हुई, लेकिन इसका मकसद हो क्या सकता है कि ऑलरेडी एक फोर्स है, या तो उसकी तादाद में, उसकी इस्तेदाद में इजाफा हो जाता, ये अबाबील फोर्स का मकसद यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? इक्विप्ड कर दिया जाता, बेहतर कर दिया जाता। तो इसी पर बात कर लेते हैं, यही सवाल जो है ना हमारे ये जानने की कोशिश करते हैं। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि अबाबील फोर्स को अब मैदान में उतारने की तैयारियां की जा रही हैं, इसकी कुछ डिटेल्स ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ सबसे पहले तो शेयर कर दें।
जो अबाबील फोर्स है इनके इसके दो मकासद थे। नंबर एक तो ये कि इलाका जहाँ पर भी हम समझते हैं कि क्राइम की हिस्ट्री रही है या जहाँ पे जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे क्राइम होता रहे, वहाँ पे लोगों को एक कॉन्फिडेंस का तासुर देना, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस उजागर करना। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे क्रिमिनल्स की मूवमेंट है वहाँ पर हम क्रिमिनल्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पुलिस एक्टिव है और अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तो बेसिकली क्रिमिनल्स को भी मैसेज है और आवाम के लिए भी है, कॉन्फिडेंस के लिए। बेसिकली जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि जब पुलिस किसी भी इलाके में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो हम उसमें फ्लैग मार्चेस करते हैं, जिसमें कि हमारी बड़ी व्हीकल्स जो हैं, मोबाइल्स और जीप्स इकट्ठी 25-30 की तादाद में जो है वो इलाके में फ्लैग मार्च करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि हमारे फ्लैग मार्च के दौरान जो तंग गलियाँ हैं या ऐसे इलाके जो इनएक्सेसिबल हैं पुलिस की गाड़ियों के लिए, तो वहाँ पे फिर मोटर बाइक्स ही जो है वो हैंडी होती हैं। तो हमने ये 20 से अब 40 का स्क्वाड जो है मोटर बाइक्स का, हम ये फ्लैग मार्च की ही तर्ज का होगा, जिसमें कि ये 40 के करीब मोटरसाइकिलें एक ही इलाके में एंटर करेंगी और इसमें दोनों मकासद पूरे होंगे। एक तो जनरल पब्लिक के लिए कॉन्फिडेंस के पुलिस जो है वो जाग रही है और उनकी हिफाजत के लिए कोशां है, और दूसरी बात क्रिमिनल्स के लिए ये मैसेज है कि पुलिस यहाँ पे है और वो वहाँ पर क्राइम ही कमिट कर सकेंगे। तो दो चीज़ें हैं कि अगर कोई क्राइम कहीं पे हो जाता है तो फिर हम इनकी ड्यूटी होगी कि ये उसी इलाके को चोक कर देंगे, मुख्तलिफ जगहों पे नाकाबंदियाँ करेंगे ताकि क्रिमिनल को वहाँ से एस्केप करने का या भागने का मौका न मिल सके। मकसद डेटरेंस होगा, लेकिन पेट्रोलिंग फोर्स तो फिर भी है सर, डॉल्फिन फोर्स पहले से मौजूद है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत क्या पेश आ गई इसे मैदान में उतारने की? देखिए, हमारे पास ऑलरेडी ईगल्स भी हैं, डॉल्फिन फोर्स भी है, PRU भी है, लेकिन ये सारे के सारे जो हमारे यूनिट्स हैं ये एक या दो गाड़ियों का बेसिकली या 2 या 4 मोटरसाइकिल्स इकट्ठे ट्रैवल करते हैं। प्राइमरीली ये 2 व्हीकल्स ही होती हैं, ये 2 बाइक्स होती हैं। तो वो इंडिविजुअल पेट्रोलिंग जो है उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, उसमें उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन स्क्वाड का जब कॉन्सेप्ट आता है या दस्ते का जब कॉन्सेप्ट आता है तो वो बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। उसमें ये होता है कि आपको शो ऑफ स्ट्रेंथ, जिस तरह से कि हमारे इंडिविजुअल पेट्रोलिंग में शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं शो होती, यहाँ पर हमारी शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो जाहिर होगी और पता चलेगा कि पुलिस फोर्स जो है वो एक स्क्वाड की शक्ल में इलाके में मौजूद है। तो उसकी एक डिटरेंट इफेक्ट जो है वो इंडिविजुअल मोटर बाइक्स और जो इंडिविजुअल पेट्रोलिंग है उससे बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा सर, डॉल्फिन फोर्स की बात की जाए तो उनके पास हैवी बाइक्स हैं और हमें याद है कि उनको ट्रेनिंग देने के लिए टर्की से ट्रेनर्स आए थे, लेकिन उसके बदले में अब जो नई फोर्स आई है उनको कम ताकतवर बाइक्स फराहम की जा रही हैं, तो फिर वो किस तरह से फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? अबाबील स्क्वाड जो है ये बेसिकली 24/7 नहीं होगा, ये बेसिकली इवनिंग आवर्स, जब क्राइम के आवर्स होते हैं जिसको कि हम कहते हैं, वो टाइमिंग्स जिसके अंदर क्राइम की ज़्यादा शरह रिकॉर्ड होती है उसमें ये पेट्रोलिंग करेंगे। इनकी तरबियत हमने, इनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी की है। लेकिन दूसरी बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि ये हमने सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर ये मोटरसाइकिल्स हमने लिए हैं और ये हमारी अपनी मदद आपके तहत ये मोटरसाइकिलें हमने इकट्ठी की हैं और इसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो लेकिन 2-3 मुख्तलिफ चीज़ों को हमने इनकी जो ट्रेनिंग हुई है उसके अंदर सिग्निफाई करने की कोशिश की है। एक तो कि अवाम उन्नास के साथ किस तरह से अपना रवैया और बिहेवियर रखना है, और अगर क्रिमिनल्स के साथ इनका अगर इनकाउंटर होता है या क्रिमिनल्स के आमना सामना होता है तो फिर इन्होंने किस SOPs को फॉलो करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जो पेरू फोर्स है, पुलिस रिस्पांस यूनिट जो है, वो पेट्रोल करते हैं पहले शहर में, उस फोर्स से यहाँ पर जवान लिए गए? नहीं, इस तरह से नहीं है। ये अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये हमने कराची में एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें हमने 35 मोटर बाइक का स्क्वाड बना के इलाके में छोड़ा था और उसकी वजह से कराची साइट के एरिया में क्राइम की जो शरह थी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई थी और बहुत कम हो गई थी। आप देखेंगे कि ये जो एक स्क्वाड का जो कॉन्सेप्ट है कि आपके 20 और 40 मोटरसाइकिलें इकट्ठी एक इलाके में जाती हैं और इलाके में एक इम्प्रेशन के पुलिस की स्ट्रेंथ का, ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो इंडिविजुअल पेट्रोलिंग के कंपैरिजन के साथ। सही, बहुत शुक्रिया। गुलाम महमूद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, CCPO लाहौर, और कोशिश अच्छी है कि लाहौर, मुझे तो आइडिया पसंद आया क्राइम्स जो है ना उनको कंट्रोल। अच्छा, वो बात जो कर रहे थे ना हॉटस्पॉट्स की, तो पूरे लाहौर के अंदर मैपिंग होती है कि कहाँ पे कौन सा क्राइम हुआ है, और हॉटस्पॉट्स उन जगहों को कहते हैं जहाँ पर एक ही एरिया में ज्यादा क्राइम नजर आ रहा होता है, और ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ पे धाक बिठाने के लिए अच्छा आइडिया है। मुझे लग रहा है कि ये ठीक काम करेगा। तो जब इकट्ठे मूव करेंगे, इट्स अ न्यू आइडिया।
आई होप बाकी जो गुजरने वाले उनके लिए भी जगह बच जाए इसके बाद। जो है ना वो खत्म हो गया हमारे शो का। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए अहम टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।